गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, जो रेट लेवल 2 तथा कक्षा 10 विज्ञान विषय के बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें मैं आपके लिए वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न लेके आया हूँ। ये वीडियो आप जरूर देखना। पहला प्रश्न, उस युक्ति का नाम बताइए। उस युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। यानी उस उपकरण का नाम बताना जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसमें ऑप्शन है एमीटर, बी में है वोल्टमीटर और सी में है गैल्वेनोमीटर और द में है यानी डी में है विद्युत मोटर। तो इसमें बच्चों कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें जो गैल्वेनोमीटर है वो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है, तो इसका उत्तर होगा सी यानी गैल्वेनोमीटर। प्रश्न नंबर 2, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है। इसमें ऑप्शन दे रहा हूं, ए में जर्मनी, बी में है जापान, सी में है भारत और डी में है डेनमार्क। तो इसका उत्तर होगा बच्चों डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो 35% विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति है वो पवन ऊर्जा से होती है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा डेनमार्क। प्रश्न नंबर 3, छड़ चुंबक या कोई चुंबक हो सकता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कितने डिग्री का कोण होने पर प्रेरित धारा अधिकतम होगी? प्रेरित धारा अधिकतम होगी यानी कोई परिनालिका हो और चुंबकीय क्षेत्र उनके मध्य कितने डिग्री का कोण हो, तो इसमें प्रेरित धारा का मान अधिकतम होगा, परिनालिका हो चाहे छड़ चुंबक। तो इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण, बी में है 45 डिग्री का कोण, सी में है 60 डिग्री का कोण और डी में है 90 डिग्री का कोण। तो इसमें बच्चों जब यानी कोई छड़ चुंबक है और जो चुंबकीय क्षेत्र है इनके मध्य जब यानी 90 डिग्री का कोण होता है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो
प्रेरित धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। चौथा प्रश्न है, भारत में विद्युत में तार तथा उदासीन तार के मध्य विभवांतर होता है। यानी विद्युत में तार होता है वो धनात्मक तार होता है, उदासीन तार होता है वो ऋणात्मक तार होता है। और इनके मध्य यानी कितने डिग्री का वोल्टेज होता है, तो ए में है 110 वोल्टेज, बी में है 220 वोल्टेज, सी में है 330 वोल्टेज और डी में है 440 वोल्टेज। तो भारत में इन दोनों तारों के मध्य 220 से वोल्टेज होता है। पांचवा प्रश्न, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेट करंट की आवृत्ति होती है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, तो इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। 0 हर्ट्ज, बी में है 25 हर्ट्ज, सी में है 50 हर्ट्ज और डी में है 100 हर्ट्ज। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा है इसकी आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। और जो डिश धारा होती है इसकी आवृत्ति होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है। छठा प्रश्न, जैव गैस या इसको बोले बायोगैस, बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो इसमें ए में है मेथेन, बी में है प्रोपेन, सी में है ब्यूटेन और डी में है हेक्सेन। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो मेथेन होती है, 35% के आसपास पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7, उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित जिसमें गीजर है, फ्रीज है, के लिए कितने अनुमतांक वाले विद्युत परिपथ की आवश्यकता होती है। इसमें ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ए में 5 एम्पियर,
बी में 10 एम्पियर, सी में 15 एम्पियर और डी में है 20 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्रों के लिए आपको 15 एम्पियर अनुमंतांक वाले विद्युत परिपथ की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न, निम्न शक्ति वाले, इसमें पंखे हैं, बल्ब है, निम्न शक्ति वाले साधित्र के लिए कितने अनुमंतांक वाले विद्युत परिपथ की आवश्यकता होगी? तो इसमें ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ए में 5 एम्पियर, बी में 10 एम्पियर, सी में 15 एम्पियर और डी में है 20 एम्पियर। तो निम्न अनुमंतांक वाले जो निम्न शक्ति वाले जो साधित्र हैं उनके लिए कम अनुमंतांक की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए 5 एम्पियर होगा। यानी दोनों का अलग अलग परिपथ होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 9, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य और तारों में ऊर्जा किस कारण होती है? तो ए में है नाभिकीय संलयन, बी में है नाभिकीय विखंडन, सी में है रिएक्टर और डी में है परमाणु बम। तो इसमें सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन के कारण, यानी हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के हीलियम बनाते हैं। ठीक है, अब 10वां प्रश्न, पवन चक्की की पंखुड़ियों को गति प्रदान करने के लिए पवन की गति कितनी आदर्श मानी गई है? आदर्श मानी गई है। तो इसमें ऑप्शन है, ए में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें बच्चों अगर पवनों की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पवन ऊर्जा वो आराम से प्राप्त होगी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अब मैं आपको रिक्त स्थान बता रहा हूं। ये प्रश्न आपके लिए थे वैकल्पिक प्रश्न। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें आपके लिए खास प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान वाला, छड़ चुंबक को चुंबकीय सुई के पास लाने पर हो जाती है। यानी चुंबकीय सुई को छड़ चुंबक के पास लाने पर क्या होता है, यानी चुंबकीय सुई को छड़ चुंबक के पास लाने पर विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। यानी छड़ चुंबक के पास किसी भी चुंबकीय सुई को हम लाते हैं, दिक्सूचक सुई को लाते हैं, तो वो विक्षेपित हो जाती है। दूसरा प्रश्न, चुंबक के समान ध्रुवों में रिक्त स्थान एवं असमान ध्रुवों में रिक्त स्थान होता है। तो बच्चों आप सबको पता है कि चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है। तो समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, तथा असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, चुंबकीय सुई एक रिक्त स्थान है। तो जो चुंबकीय सुई होती है, दिक्सूचक सुई होती है, वो एक छड़ चुंबक की होती है। क्या होती है? वो एक छड़ चुंबक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, तो जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? प्रबल होता है। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा, यानी मजबूत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को परिनालिका के भीतर रखकर छड़ चुंबक बनाने में उपयोग होता है। तो इसमें है बच्चों, यानी नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर छड़ चुंबक बनाने में उपयोग होता है। नरम लोहे को जब परिनालिका के भीतर रखा जाता है तो इससे क्या बनेगा? छड़ चुंबक बनेगा। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड, पास पास लिपटे विद्युत रुदे तांबे के तारों से बनी, पास पास लिपटे विद्युत रुदे तांबे के तारों से बनी बेलनाकार आकृति को कहते हैं बेलनाकार
आकृति को रेगिस्तान कहते हैं। तो पास पास लिपटे विद्युत रूप तांबे के तारों से बनी बेलनाकार आकृति को परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका। सातवां प्रश्न है, मोमबत्ती को जलाने पर इसकी रासायनिक ऊर्जा रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में बदल जाती है। तो जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो बच्चों इसकी रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। अच्छा प्रश्न है, आरपीसी से रिलेटेड प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास भारत का विशाल रेगिस्तान फार्म स्थापित किया गया है। तो कन्याकुमारी के पास यानी भारत का विशाल पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। कौन सा है? पवन ऊर्जा फार्म। प्रश्न बच्चों रेगिस्तान वाले हैं वो थोड़ा जटिल आएंगे, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, 2 प्रश्न और रेगिस्तान। बायोगैस में मीथेन होती है। तो बच्चों इसमें बायोगैस है, उसमें मीथेन है वो 75% होती है। मैंने पहले आपको 35% बता दिया था, ये कितनी होती है? 75% होती है। और अंतिम प्रश्न है, सौर सेल बनाने में का उपयोग होता है। तो ये प्रश्न मैंने प्रत्येक वीडियो में लगभग दिया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग होता है। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग होता है। अब यानी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। 10 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। यानी सौर सेलों को आपस में जोड़कर जो युक्ति बनाई जाती है उसे बोलते हैं सौर पैनल। और इसका उत्तर रहेगा सिल्वर। यानी चांदी है वो विद्युत की सबसे अच्छी धातु है, इसलिए इसका उपयोग
किया जाता है और सिल्वर के कारण सौर पैनल की लागत है वो भी बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखो। तो इसमें 2 जीवाश्म ईंधन होंगे, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम यानी जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? कौन सा बांध है? ठीक है, पिछली बार बोर्ड परीक्षा में आया था कि गंगा नदी पर कौन सा बांध है, तो टिहरी बांध। तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न है बच्चों, 2 नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखो। तो इनको हम वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन भी कह सकते हैं। 2 नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखो। तो इसमें जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा हो जाएंगे, सौर ऊर्जा हो जाएगी। तो जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 5, सौर कुकर में कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? तो बच्चों, जो सौर कुकर है इसमें सूर्य के प्रकाश को एक जगह यानी केंद्रित करना होता है, इसके लिए अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखो। 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखो, या जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो इसमें एक तो होगी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और दूसरी होगी मेथेन CH4। ये दोनों ही ग्रीन हाउस से गैसें हैं, अवरक्त विकिरणों को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर के 2 मुख्य भागों के नाम बताइए जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना आवश्यक माना गया है। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, मस्तिष्क और हृदय।
मस्तिष्क तथा हृदय, और इनका उपयोग यानी चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, जिसमें एमआरआई आदि की जाती है। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, उस युक्ति का नाम बताइए जो परिपथ में धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देती है, यानी बदल देती है, उत्क्रमित कर देती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक, और दिक् परिवर्तक वैसे भी आ सकता है कि दिक् परिवर्तक का परिपथ में क्या कार्य है, विद्युत धारा की दिशा को बदलती है। ठीक है, और 9वां प्रश्न इसी से रिलेटेड, उस युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये बच्चों आप सब जानते हैं, इसमें विद्युत मोटर होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो विद्युत मोटर। और अंतिम प्रश्न रहेगा बच्चों आज का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसकी परिभाषा आपको देखनी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? यानी एक कुंडली में धारा के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहती है, तो इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसकी खोज की थी माइकल फेराडे ने, माइकल फेराडे। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ये दोनों पाठों का सार है, यानी पाठ संख्या 13 और पाठ संख्या 14, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ऊर्जा के स्रोत पाठ दोनों का ये सार है। अगर ये 30 प्रश्न आप देख लेंगे तो इन पाठों में से अगर कोई भी प्रश्न आएगा जो यानी रिक्तस्थान से संबंधित हो, जो अति लघुत्तरात्मक हो, और जो वैकल्पिक प्रश्न हो, आपका आराम से सही हो जाएगा। आज का जो वीडियो है इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और इसमें जो भी आपको समस्या लगे उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।